नमस्कार दोस्तों, CGS ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। यह वीडियो बेसिकली संबंधित है आज की जो परीक्षा थी आपकी यूपी असिस्टेंट टीचर एग्ज़ाम, या इसको हम यूपी सुपर टेट के नाम से भी बुला रहे हैं। तो इस परीक्षा के आंसर की के बारे में ये वीडियो है आपका। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी सुपर टेट से संबंधित वीडियोस हों, जो भी अपडेट्स हों, जो भी इसके आंसर की को लेके, कट ऑफ को लेके, इसके रिजल्ट को लेके, अपॉइंटमेंट्स को लेके, तमाम सारी वीडियोस हम लाने वाले हैं आगे चल के, वो आपको मिलती रहे समय समय पे, उसकी सूचना आपको मिलती रहे। जो लाइव सेशंस हैं उसकी सूचना आपको मिलती रहे। साथ ही जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2016 की जो वैकेंसी आई थी यूपी टीजीटी और पीजीटी वगैरह से संबंधित, उसकी जो परीक्षा की तिथियां हैं, डेट्स हैं अनाउंस, उसकी भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। 2 फरवरी 2019 को पीजीटी के एग्ज़ाम्स और मार्च यानी 8 और 9 तारीख को आपके टीजीटी के अलग अलग विषयों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके संबंध में भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हम वीडियो क्लासेस के फॉर्म में लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही यूट्यूब पे लाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम आगे उसकी तैयारी भी करेंगे। चलिए, आज का वीडियो जो रिलेटेड है आपके यूपी सुपर टेट एग्ज़ाम जो आज 6 जनवरी 2019 को संपन्न हुआ, उसकी सबसे ऑथेंटिक आंसर की के बारे में। बहुत सारी आंसर की जा चुकी हैं प्रिंटेड एंड वीडियो के फॉर्म में। उनमें कुछ गलतियां हैं जो हमने देखी हैं, और साथ में हम आपके साथ जो आंसर की ला रहे हैं वो भी मोस्टली एक्यूरेट आंसर्स हैं। बट स्टिल आई एम सेइंग यू कि कहीं ना कहीं जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें, और जो ये आंसर की हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चंस का ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस चीज़ को आप पहले से ही लेके चलेंगे दिमाग में। दोस्तों, आज की आंसर की हम शुरुआत करते हैं। चलिए बात करते हैं पेपर का। जो सीरीज हमारे पास है, जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सीरीज हमारे पास है डी सीरीज। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन पेपर सीरीज हो उसके साथ इसको आप क्वेश्चंस के हिसाब से मिला लेंगे, मैच कर लेंगे। मोस्टली ऑप्शन सेम ही है हर एक सीरीज में। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए है, सीधे सीधे साइकोलॉजी से शुरुआत हो रही है क्वेश्चन की। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि गैनेज की जो लर्निंग हायरार्की है उसका सही क्रम बताना है आपको, क्रोनोलॉजी बतानी है चरणों की। 3 इसमें अधिगम के प्रकार दिए हुए हैं, जिसमें एक संप्रत्यय अधिगम, एक समस्या समाधान और एक नियम अधिगम, यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रूल लर्निंग है। इनका सही ऑर्डर क्या है आपको बताना है। तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से जो सही विकल्प होगा इसका, वो इस सीरीज के हिसाब से होगा। विकल्प संख्या अगर हम देखें तो इट विल बी 3, दैट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। वैसे आपको मैं बता दूं, गैनेज की जो थ्योरी है टाइप्स ऑफ लर्निंग को लेके है, जिसमें कि ये हायरार्किकल एक पिरामिड बनाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से बच्चा सरल से जटिल की ओर, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स लर्निंग करता है। सबसे पहले लेवल पे ये बात करते हैं सिग्नल लर्निंग की, दूसरे नंबर पे ये बात करते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग की, तीसरे नंबर पे ये बात करते हैं बेसिकली सिंपल चेनिंग लर्निंग की या सरल श्रृंखला अधिगम की, चौथे नंबर पे ये बात करते हैं शाब्दिक अधिगम यानी कि वर्बल लर्निंग की, 5वें नंबर पे ये बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग यानी कि विभेदीकरण अधिगम की, छठे नंबर पे फिर जहाँ से ये पूछा हुआ है, देखिए वो छठे, 7वें और 8वें नंबर को पूछा हुआ है इन्होंने। तो छठे नंबर पे आता है आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग यानी कि संप्रत्यय अधिगम, 7वें पे आता है नियम अधिगम यानी कि रूल लर्निंग, और 8वें नंबर पे जिसको कि गहने मानते हैं कि दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, दिस इज द कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ लर्निंग, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो ये मैंने आपको 8 चरण बताए अधिगम के। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न जो आपका है, पहले प्रश्न का उत्तर मैंने आप सबको बताया, आप ध्यान रखेंगे। ये तीसरा ऑप्शन जो है आपका, यही है पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपका सृजनात्मक अधिगम, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। देखिए ये बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएटिव लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी से संबंधित प्रश्न है ये। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है। तो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए प्रेपरेशन। बट इस प्रश्न में थोड़ी सी संभावना है कि उत्तर में परिवर्तन हो सकता है। बट अभी के हिसाब से जो जानकारी है, इसमें जो इसका 4th आंसर है दैट इज आयोजन हिंदी में, और इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, प्रिपरेशन। ये इसका सबसे करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। ये मिक्स्ड क्वेश्चन हैं, एक ऑर्डर में ही नहीं है सारे क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे थोड़े सा आपका जीके का क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड इन, ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं देहरादून, मुंबई, कोलकाता और सिकंदराबाद। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा तीसरे का आपका विकल्प संख्या 3 यानी कि कोलकाता। ठीक है दोस्तों, अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। खाने का नमक किससे बनता है?
तीसरे का आंसर मैंने आपको क्या बताया, कोलकाता। ध्यान रखेंगे आप, मैं मार्क भी करते चल रहा हूँ ताकि आपको विजुअल लर्निंग भी, विजुअल अंडरस्टैंडिंग भी बनती रहे। चलिए, खाने का नमक किससे बनता है दोस्तों? देखिए, खाने का नमक जिसको कि एडिबल सॉल्ट कहते हैं या टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है इसको, इसका सही जो एक तरीके से विकल्प होगा, इसमें दिया हुआ है, अलग अलग विकल्प दिए हुए हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो मोस्टली अगर आप इसको देखोगे, पढ़ोगे, तो खाने का नमक जिसको एडिबल सॉल्ट या टेबल सॉल्ट कहते हैं, वो न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस से बनता है, और या उसको हम न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं। और न्यूट्रल सॉल्ट जो होता है वो दोनों ही कंपोनेंट के स्ट्रॉन्ग तरीके से कंपाउंड से बनता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। तो सही विकल्प होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों क्या, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगले क्वेश्चन पे सीधे आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी हम लोग इसको जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आप भी परेशान होंगे आंसर्स मिलाने के लिए। तो बहुत डिटेल्ड डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे, आगे हम डिटेल्ड डिस्कशन की वीडियोस लेके आएंगे सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग जहाँ ज़रूरत रहेगी। और जैसे मैथ्स के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उसमें, और CD के भी कुछ क्वेश्चन हैं, तो हम डिटेल्ड वीडियोस भी लेके आएंगे, इंग्लिश वगैरह में भी। चलिए, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन द न्यू मोमेंटम विल बी। दोस्तों, इसका सीधा आंसर होगा 2 गुना हो जाएगा, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा देखिए, विल बी 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल मोमेंटम और वैल्यू, यानी कि जो प्रारंभिक इसका मान है उस मान का ये क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तीसरा विकल्प सही होगा, प्रारंभिक मान का 2 गुना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, यानी कि द नेचर ऑफ साउंड वेव्स इज। तो साउंड वेव्स को देखो बेसिकली हम क्या मानते हैं, साउंड वेव्स को माना जाता है आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव्स माना जाता है, यानी कि उनकी प्रकृति क्या होगी, अनुदैर्घ्य होगी। ठीक है, अनुप्रस्थ होता है देखिए, ट्रांसवर्स जो होती हैं, और विद्युत चुंबकीय को कहते हैं इंग्लिश में क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। विकल्प में भी दिया ही हुआ है आपके, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य, यानी कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो किस प्रकृति की होती हैं दोस्तों, अनुदैर्घ्य, यानी कि लॉन्जिट्यूडनल। चलिए, विज्ञान का अगला प्रश्न है आपका 7वें नंबर का। 1 माइक्रोन का मान पूछ रहा है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 के पावर -6, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो तीसरे विकल्प को ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है, बहुत ही ठीक क्वेश्चन है ये, बेसिक क्वेश्चन है, हम सब पढ़ते हैं इसको NCERT वगैरह में भी और बेसिक से ही। तो आपको पता है कि ओजोन जिसको O3 कहते हैं, ये वातावरण के कौन से लेवल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि जिसको हम आई थिंक समताप मंडल कहते हैं हिंदी में। इसमें दोनों ही इंग्लिश और हिंदी में सेम ही ऑप्शन दिया हुआ है, स्ट्रेटोस्फीयर दिया हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए, अब इसमें समताप मंडल नहीं कहते होंगे तो भी आप मुझे माफ़ करना, क्योंकि इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर मुझे पता है। आगे देखते हैं, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, यानी कि स्पाइरिकल्स आर यूज्ड फॉर ब्रीदिंग इन। तो ऑब्वियसली ये व्हेल के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब मोस्टली आप पढ़ोगे इसके बारे में, तो मछलियों के लिए आएगा ये, क्योंकि जल के अंदर सांस लेने की जो व्यवस्था है उसी को इसमें हम स्पाइरिकल्स का यूज़ करके करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 ऑप्शन आपका। 10वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए, गणित का प्रश्न यहाँ से प्रारंभ हो जाता है आपका, और प्रश्न में पढ़ देता हूँ आपके लिए। प्रश्न है, सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x = 6t² - 5t² के अनुसार बदलती है। और जहाँ ये प्रश्न है आपका, देखिए, जहाँ x मीटर में t सेकेंड में है, कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो 10वें प्रश्न का उत्तर देखिए, जो सॉल्व करने पे निकलता है वो निकलता है विकल्प संख्या 2, यानी -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सही आंसर क्या निकलता है दोस्तों? इसका आंसर सॉल्व करने पे, गणित का क्वेश्चन है ये, 10 का 2, यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड। 11 क्वेश्चन देखिए, किसकी कमी से रतौंधी होती है? फिर से ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, डिजीजेज से रिलेटेड, कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा विटामिन A, यानी कि विटामिन A की कमी से क्या होती है? रतौंधी होती है। ठीक है, विटामिन C दिया हुआ है, इससे स्कर्वी होती है, जैसा आप सब लोग जानते हो। विटामिन D है, उससे रिकेट्स वगैरह की बात आती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 4.4 g CO2 का NTP पर आयतन क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही विकल्प जाएगा आपका
2.24L 2.24L। इसको गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं देखिए तो NTP की जगह STP लिख के आएगा, तो इसको थोड़ा सा देखना रहेगा कि इसका उत्तर क्या होता है। वैसे इसका मोस्टली जो एक्यूरेट आंसर है वो यही होगा 2.24L। इनमें सबसे कमज़ोर या क्षीण बल कौन सा है पूछा हुआ है। देखिए तो काफ़ी ये डिस्कशन वाला टॉपिक है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस पर खूब सारे अगर आप गूगल भी करते हो तो बहुत सारे आपके व्यू पॉइंट्स इस पर मिलेंगे। तो सबसे जो कमज़ोर बल माना जाता है, किसको माना जाता है इन चारों में से? गुरुत्वाकर्षण बल को माना जाता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को माना जाता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को इन चारों में से, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में से ग्रेविटेशनल फोर्स को सबसे कम और न्यूक्लियर फोर्स को सबसे ज़्यादा बलशाली बल माना जाता है, सबसे पावरफुल फोर्स माना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14 फिर से गणित का प्रश्न आ गया। देखिए क्या कह रहा है, बी के किस मान के लिए असमीका यानी कि इनइक्वालिटी बी स्क्वायर प्लस 8b एंड देन इसके बाद आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है देखिए, इक्वल टू ग्रेटर देन 9b प्लस 14 सत्य है। ठीक है, इसका सही विकल्प देखिए क्या निकल के आएगा। इसका निकल के आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी विकल्प जो है इसका उत्तर नहीं बन रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ द अबव। इसका डिस्कशन जब होगा मैथ का डिटेल, तो उसमें आपको सॉल्व करके जो फैकल्टी है मैथ के वो भी आपको बताएंगे इसी चैनल पे, CGS ई क्लासेस चैनल पे। तो आप अगर चाहते हो कि आप यूपी सुपर टेट का जो आज का एग्जाम है आपका, जिसके आंसर की चर्चा हम कर रहे हैं, अगर उसका डिटेल्ड डिस्कशन भी आपको प्रोवाइड किया जाए तो आप ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें और हम आपके साथ इसका डिटेल डिस्कशन भी लेके आएंगे, गणित, रीजनिंग वगैरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का। तो उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप आके देख सकते होंगे। चलिए 15th क्वेश्चन देखिए आप, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, उसके अंदर विकर्ण बनाया हुआ है और पूछ रहा है कि संलग्न चित्र में यदि AB प्लस AC इज इक्वल टू 5AD तथा AC माइनस AD इज इक्वल टू 8 है तो आयत ABCD का क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा पूछा हुआ है, एरिया पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का 3, यानी कि 60 वर्ग इकाई, यानी 60 स्क्वायर यूनिट। सही आंसर इसका सॉल्व करने पे जो निकलता है दोस्तों वो है 60 स्क्वायर यूनिट, यानी कि 60 स्क्वायर यूनिट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, पूछा हुआ है यदि दो शंकुओं यानी कि सिलेंड्रिकल चीज़ों का पूछा हुआ है ये, अगर कोण, सॉरी सिलेंड्रिकल नहीं, कोण, यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:, दिस इज 4, 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4 संबंधे 5, यानी 4:5 है, 4:5 है, तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स? ये पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका सही आंसर जाएगा आपका विकल्प संख्या 1, यानी कि 4:25। तो 4:25 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17th नंबर देखते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न है, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 17 का जो सही आंसर जाएगा दैट विल बी 11:1/9। ठीक है, यानी 11 सही 1/9, ये इसका सही उत्तर होगा। 9 प्रथम प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत, यानी कि 9 नेचुरल प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 9 नेचुरल प्राइम नंबर्स का जो एवरेज होगा दैट विल बी 11 सही 1/9। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर इसी तरीके से। देखिए अंडर रूट में दिया हुआ 2916 इज इक्वल टू 54 अगर है, तब अंडर रूट 29.6 प्लस अंडर रूट 0.2916 प्लस अंडर रूट 0.002916 प्लस अंडर रूट 0.00002916 का मान क्या होगा? और इसका जो सही उत्तर होगा 18 का देखिए 1 होगा, यानी पहला जो विकल्प होगा 5.9994, ये इसका सही उत्तर आना चाहिए हल करने के पश्चात। तो इसको भी आप, फिर से मैं कह रहा हूँ आपसे कि डिटेल डिस्कशन के लिए आप जो है जुड़े रहें हमारे साथ। हो सकता है कि कल हम इसका डिटेल डिस्कशन लेके आएंगे और आपको उसकी नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कर दी जाएगी यूट्यूब पे ही पोस्ट के रूप में, तो उसको आप देखते रहिएगा। 19 देखते हैं, 3 संख्याओं का योग 98 है, 98 है यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 का है तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8 का है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सीधे सीधे रेशियो का क्वेश्चन है ये। तो 19 का जो सही आंसर जाएगा आपका वो हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 30, यानी 30 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द 20th क्वेश्चन, यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक सम षटभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप क्या होगा? तो इसको देखते हैं दोस्तों। इसमें आपका सही उत्तर जाएगा
20 का ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 6R, R मीन्स रेडियस, तो 6R विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देख रहे हैं CGS ई क्लासेस यानी कि CGS कोचिंग का अपना यूट्यूब चैनल, जिसमें कि आप अभी आंसर की देख रहे हैं यूपी सुपर टेट एग्जाम 6 जनवरी 2019 की। क्वेश्चन नंबर 21 हम देख रहे हैं। आप पेपर का जो सीरीज है हमारे पास वो D सीरीज है। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 आई थिंक, नहीं सॉरी 23, अच्छा 21 हमने देखना है, 20 हमने देखा है, पेज ये थोड़ा आगे बढ़ गया। चलिए, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है, यानी द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज डिटरमाइंड बाई, ये क्वेश्चन है आपका, और इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं अभिलंबों से, कोणों के अर्धकों से, मध्यिकाओं से, भुजाओं के लंबार्धकों से, यानी कि उसके एल्टीट्यूड से, एंगल बाइसेक्टर से, मीडियन से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड से। तो सही आंसर इसका जाएगा एंगल बाइसेक्टर से, यानी कि कोणों के अर्धकों से, अर्धंकों से। एंगल बाइसेक्टर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 का दिया हुआ है 1001 का क्यूब क्या होगा। सीधे सीधे 1000 का क्यूब पूछा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ 1001 के क्यूब का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आपको इसका बताना है। सही उत्तर इसका जाएगा आपका विकल्प संख्या 3। ठीक है, विकल्प संख्या 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, जिसमें लिखा हुआ है 1003003001। ये इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा 1001 का। ठीक है, वर्ग और घन कहते हैं ना, तो ये घन हो जाएगा इसका। अब 23 देखते हैं। 23 में क्या है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। अगर किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका, देखिए 720, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिसका भी ये पेपर है उन्होंने भी ठीक आंसर किया हुआ है इसका, इट इज 720। 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी संख्या होगी। सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी ये पूछ रहा है। 6/11 दिया हुआ है, 13/18 दिया हुआ है, 15/22 दिया हुआ है, 19/36 दिया हुआ है और 5/6 दिया हुआ है। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा 19/36। जो फोर्थ ऑप्शन है इसका 24 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा 19/36, और यही जो है आपका होना चाहिए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। ठीक है, एक आयत की लंबाई 25% की वृद्धि होती है, उसमें उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी 20%। अगर उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई को अगर 20% घटा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक समान बना रहेगा। 25 का आंसर हो जाएगा 2, विकल्प संख्या 2, यानी कि 20%। 26 देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपका मान पूछा हुआ है। ठीक है, संख्या का 1.27 बराबर है किसके। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका 26 नंबर का विकल्प संख्या 3, यानी कि 14/11 के। 26 नंबर का सही विकल्प हो जाएगा 14/11, तीसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गणित का प्रश्न है अगला भी। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो यह धन 8 गुना हो जाएगा, यानी अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ in 15 years with compound interest it will become 8 times in how many years। तो आपको ईयर्स बताने हैं, तो 27 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 45 वर्षों में। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको सही उत्तर क्या मिलेगा, 45 वर्ष, यानी कि 45 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, यदि a के पावर x इज इक्वल टू बी के पावर y इज इक्वल टू सी के पावर z है तथा b स्क्वायर इज इक्वल टू ac है, तब y क्या होगा। y का वैल्यू पूछ रहा है इस केस में। सही विकल्प हो जाएगा 28 का भी आपका विकल्प संख्या 4, यानी कि 2xz डिवाइडेड बाई x प्लस जेड, 2xz डिवाइडेड बाई z प्लस x। ठीक है, तो z प्लस x इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2xz डिवाइडेड बाई z प्लस x। अब हम देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, ये भी गणित का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz का गुणनखंड क्या है। अलजेब्रा के क्वेश्चन हैं ये, इक्वेशंस वाले। तो बेसिकली
इसका फैक्टोरियल का क्वेश्चन है ये। तो क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz इज फैक्टराइज्ड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए सीधे सीधे 29 का 3, यानी कि x प्लस वाई माइनस 3z और x माइनस वाई प्लस 3z। तो विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपकी सीरीज अलग है तो आप वहाँ से मिला सकते हैं आंसर से। अगला प्रश्न देखते हैं 30वां, और इस वीडियो का इसको आखिरी प्रश्न रखेंगे क्योंकि टोटल 150 प्रश्न है। एक वीडियो में बनाने पे वो काफ़ी हैवी साइज हो जाएगी और आपके लिए भी उसको जो है देख पाना बहुत एक तरीके से लंबा हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपको 30-30 प्रश्न के 5 वीडियोज़ में पूरी आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ज़रूर इसको देखें और सीरीज में देखें ताकि आप जो है पूरे प्रश्न का सही उत्तर पा सकें और अपना एक अनुमानित स्कोर जो है जान सकें। तो हम ये लास्ट प्रश्न 30वां डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद तुरंत दूसरी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। उसको हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या क्वेश्चन संख्या के हिसाब से रखेंगे, 1 से 30, 31 से 60 ऐसे रखेंगे। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप उसको देख पाओगे। चलिए 30वां प्रश्न क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं की लंबाई a और b है। इसकी असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी। इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों 30 का 2 विकल्प, यानी कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसी सीरीज का, यानी कि डी सीरीज का यूपी सुपर टेट का एग्जाम जो आज हुआ, कब 6 जनवरी 2019 को। इसके दूसरे वीडियो में आते हैं, उसमें हम डिस्कस करते हैं आपके साथ 31 से लेकर 60 तक के जो भी प्रश्न होंगे, जिस भी विषय से होंगे, उनके उत्तरों के बारे में हम आपको बताएंगे, उसके आंसर्स के बारे में बताएंगे। तो अभी आप क्या करें, इसको मिला चुके होंगे आप लोग, अगले वीडियो में जरूर आइए आप, अभी कुछ ही देर में वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।